गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है और वो केस ITAT कोलकाता ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, इस केस का नाम है विश्वनाथ कराकिया वर्सेस ITO वार्ड 34 कोलकाता। इस केस में एसएससी का केस रीओपन किया गया। इन्वेस्टिगेशन विंग से ITO साहब को इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ कंपनी के अंदर रिगिंग हुई है, ट्रेडिंग हुई है, इलीगल ट्रेडिंग हुई है, जिसकी वजह से एसएससी ने अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक किया है। और असेसिंग ऑफिसर ने जो भी इन्वेस्टिगेशन विंग से इन्फॉर्मेशन आई थी उसके 2-3 पेज का बढ़िया सा रीज़न्स बना करके एसएससी को जब सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया तो रीजंस की कॉपी सप्लाई कर दी। जैसा कि हम देखते हैं कि नॉर्मल नोटिस के अंदर यही होता है कि पूरी कहानी लिखी होती है कि इसके यहाँ सर्च हुई, उसने ये स्टेटमेंट दिया, इस शेयर्स के अंदर पहले इस शेयर का प्राइस कम था, बाद में इसको ब्रोकर्स जो है वो काफ़ी ऊंचे लेवल तक ले गए और सारी नरेशन लिख करके AO साहब को भेज दी जाती है। और AO साहब 30-31 तारीख को अपना नोटिस निकालते हैं सेक्शन 148 का। और जनरली पेनी स्टॉक के केसेस के अंदर कोई जवाब की कोई कीमत नहीं है। AO लेवल पर एडिशन होता है, CIT अपील भी उसको चाहे आप कितना भी कुछ लिख दें कोई आपको रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे केस को डिस्कस करने का फ्रेंड्स जो लॉजिक है वो ये है कि जो सेक्शन 147 में असेसमेंट करने का तरीका है वो ये है कि जब भी सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाएगा तो AO को अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करना है। जो भी इंफॉर्मेशन उसको किसी भी अथॉरिटी से मिलती है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन विंग से मिलती है, चाहे वो किसी रजिस्ट्रार से मिलती है, खाली उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर आपका केस रीओपन नहीं कर सकता। वो इंफॉर्मेशन उसके लिए रीज़न टू सस्पेक्ट तो हो सकती है, लेकिन रीज़न टू बिलीव में कन्वर्ट करने के लिए असेसिंग ऑफिसर को खुद को ये देखना पड़ेगा कि जो इंफॉर्मेशन आई है क्या वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है, क्या AO ने उसके ऊपर कोई मेहनत की है जिससे ये पता चले कि असेसिंग ऑफिसर अपना रीज़न टू बिलीव बना पाया है कि एसएससी ने टैक्स की चोरी की है, इनकम एस्केप हुई है या नहीं हुई। इस केस में जिस तरीके से नॉर्मली जब भी इन्वेस्टिगेशन विंग से इंफॉर्मेशन आती है तो पूरी चिट्ठी लिखी होती है, तो इसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ था। तो एसएससी ने जब ITAT के पास ये केस चल रहा था, क्योंकि इस केस में AO साहब ने एडिशन कर दिया था, CIT अपील साहब ने भी अपील रखा, और जब ITAT में गया तो एसएससी की जो दलील थी वो ये थी कि AO ने पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को अपने नोटिस में कॉपी पेस्ट कर दिया है। और AO ने अपने नोटिस में खुद सुमति दयाल केस का जिक्र किया है जो कि ह्यूमन प्रोबेबिलिटीज़ पर है, जिससे ये पता चलता है कि AO ने खुद कोई मेहनत नहीं की रीज़न टू सस्पेक्ट को रीज़न टू बिलीव में कन्वर्ट करने की। जब AO खुद ही ये अपने नोटिस में ये बात कह रहा है कि हम ह्यूमन प्रोबेबिलिटीज़ कई बार होती हैं कि एसएससी ने टैक्स की चोरी की होगी ऐसी परिस्थितियों में कि किसी शेयर का प्राइस कम है और फिर बाद में आज उसका 10 रुपये है और बाद में उसका प्राइस जो है वो 1000 रुपये हो गया। चाहे वो केस की मेरिट के ऊपर तो बात की बात है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को नोटिस इशू करते वक्त ये डेमोस्ट्रेट करना है कि उसने इन्वेस्टिगेशन विंग से बरोड सेटिस्फेक्शन नहीं ली है। जो उसने कह दिया उसको गॉस्पेल ट्रुथ नहीं मानना है, उसको अपनी भी वर्किंग करनी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जनरली जितने नोटिस इशू किए जाते हैं वो 27 मार्च को, 28 मार्च को, 29 मार्च को, जो बिल्कुल लास्ट का पीरियड होता है उसके अंदर इशू किए जाते हैं। तो इसका अपने आप में ही ये सबूत होता है कि डिपार्टमेंट ने उन नोटिस पर वर्किंग नहीं की। इस केस में जब ये केस चल रहा था तो उस केस में एसएससी का जो कोलकाता ITAT थी उसने इसी बात पे नोटिस को क्वैश कर दिया कि AO ने सेक्शन 148 की जो जुरिस्डिक्शनल रिक्वायरमेंट होती है कि AO को अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करना होता है नोटिस इशू करने से पहले, वो पूरी नहीं की थी। मेरिट्स में तो कोलकाता ITAT गया ही नहीं। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी हमको पेनी स्टॉक का या कोई भी जो जहाँ पे डिपार्टमेंट ये एलिज करता है कि आपने बोगस एंट्रीज ली हैं, तो ये केस के अंदर जो थ्योरी दी गई है, जो पिटीशन दी गई है, उससे हमें बहुत बड़ी मदद ये मिलती है कि हमको किस तरीके से
असेसिंग ऑफिसर लेवल पे ही से ही शुरुआत ये करनी चाहिए कि हमको सेक्शन 148 को बहुत स्ट्रांगली चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि जो सेक्शन 148 की जुरिस्डिक्शन है वो ये कहती है कि असेसिंग ऑफिसर को बरोड सेटिस्फेक्शन नहीं लेनी, उसकी खुद की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। खाली कोई यदि कोई उसको इन्फॉर्मेशन दे गया तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू हो, तो उस इन्फॉर्मेशन पे उसको काम करना चाहिए। और बाद में जाकर के सपोज़ करो कि एओ एडिशन हो भी जाती है तो हम क्योंकि हमको एओ लेवल पर और सीआईटीएपी लेवल पे कोई रिलीफ आज के टाइम में नहीं मिलता, तो एटलीस्ट जो हमारी कोर्ट्स हैं वो हमारी सुनती हैं, तो हमको वहाँ पे हमने यदि ये पहले प्ली लिया होगा एओ लेवल पे और सीआईटीएपी लेवल पे, तो हमको बाद में भी आईटीएटी में अपनी बातें कहने में आसानी होगी। हालांकि ये लीगल इशू है जुरिस्डिक्शन का, कोई भी लीगल इशू जो है वो हम किसी भी लेवल पर रेस कर सकते हैं, ये बात इस केस में भी कही गई है। लेकिन जब कभी भी सेक्शन 148 का नोटिस इशू होता है तो हम लोगों को एटलीस्ट जो पेनी स्टॉक के केसेस हैं या जहाँ पे डिपार्टमेंट एंट्री लेने की एलिगेशन जो है वो एसएससी पर लगाता है, वहाँ पे हमको सेक्शन 148 की जुरिस्डिक्शनल को ज़रूर चैलेंज करना है। कहने का मतलब हमें ये डेमोस्ट्रेट करना है जो रीज़न्स एओ ने दिए हैं उस रीज़न से कि एओ ने अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाया नोटिस इशू करते वक्त, उसने जो इन्फॉर्मेशन थी उसको सच मान लिया और सीधा जो है वो एलिगेशन पे आ गया। फ्रेंड्स, मैं इस केस का नाम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है विश्वनाथ कराकिया वर्सेस आईटीओ वार्ड 34 है कोलकाता। ये केस पेनी स्टॉक का था, लेकिन ये सेक्शन 148 की जुरिस्डिक्शन पर ही टूट गया और एसएससी को इस केस की मेरिट्स में नहीं जाना पड़ा और आईटीएटी ने जो है वो एसएससी को रिलीफ दिया। दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीलिंग in the cases where the section 148 notice is issued for the penny stocks and in the cases where the department alleges on the assessee that the assessee has taken the accommodation entries. Thank you, friends.